महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हमारे आसपास बहुत से ऐसी बातें, ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनकी व्याख्या कर पाना हमारे लिए कई बार संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में हम एक सिद्धांत अपने मन को समझाने के लिए बना लेते हैं और ताउम्र उसी सिद्धांत पर चलते जाते हैं, मगर क्या किसी ऐसी घटना का वास्तविक व्याख्या दे पाना संभव है? आज एक ऐसी ही घटना के बारे में बात उन दिनों की है जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हुआ था। जैसा कि होता है कॉलेज में और हॉस्टल में रैगिंग के डर से मैंने तय किया कि एक किराए का घर लेकर वहीं रहूंगा, क्योंकि रैगिंग की जो हालत होती है इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में, उससे तो किसी भी नए विद्यार्थी को डर ही लगता है। इसलिए कॉलेज से कुछ दूरी पर ही एक कमरा मुझे मिल गया। मेरे साथ ही कॉलेज में एक विद्यार्थी नया आया था, रामशंकर। दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों के विचार एक जैसे थे, सो दोनों रूममेट बन गए और इस कमरे को हमने शेयर कर लिया। इस तरह रहने की तो एक अच्छी सी व्यवस्था हो गई। कॉलेज के पास ही था घर और मकान मालिक भी काफी अच्छे थे, किराया भी दोनों मिलाकर कम ही पड़ता था। समय अच्छा ही बीतने लगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से होने लगी, मगर धीरे धीरे मुझे पता चला कि रामशंकर के साथ मैंने रूम शेयर करके सही नहीं किया है। रामशंकर स्वभाव से बड़ा अजीब टाइप का था। धार्मिक प्रवृत्ति का होना मेरी नजरों में तो बुरा नहीं है, मगर रामशंकर धार्मिक से कुछ ज्यादा ही था। उसे तंत्र मंत्र वगैरह में बड़ी रुचि थी और कॉलेज के खाली समय में वो आसपास शहर में घूमकर इन्हीं बातों के बारे में खोजबीन किया करता था। धीरे धीरे उसके क्रियाकलाप बढ़ने लगे। रूम को एक अजायब घर सा बनाने लगा। बड़े बड़े तांत्रिक मंत्र के चित्र और न जाने क्या क्या लाने लगा। अपने कमरे के हिस्से में एक छोटा सा मंदिर भी बना लिया, जिसमें 3-1 फुट की बड़ी काली की प्रतिमा और अजीब अजीब से सामान, इंसानी खोपड़ी, ये सब लाकर रखने लगा। पहले पहले तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब परिस्थितियां आगे बढ़ गई तो मुझे थोड़ी सी चिढ़ होने लगी। अब आप ही सोचिए ना, दिन भर की पढ़ाई लिखाई करके आप रात को सो रहे हो और आपके खाट के पास बैठकर कोई रात भर अजीबोगरीब मंत्रों का जाप करता रहे, तो आपको कैसा लगेगा? परेशानी बढ़ती देखकर मैं थक हार कर मकान मालिक के पास चला गया और उन्हें बता दिया कि वो इस तरह के तंत्र मंत्र के कार्य करता है। अब सामान्यतः तो यही होना था कि मकान मालिक उसे डांटता, घर खाली कराने की बात करता, मगर यहां मेरे साथ परिस्थितियां उल्टी हुई। मकान मालिक ने कहा, अरे अब बालक अब भक्ति मार्ग पर चल रहा है, माँ की आराधना कर रहा है, ऐसे में मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? और फिर तंत्र मंत्र का ज्ञाता है भाई, क्या पता मुझे ही कुछ कर दे, मेरे परिवार को कुछ कर दे। इस तरह से थोड़ी होता है। फिर घर में पूजा पाठ हो रहा है, सारी अपशक्तियां घर से दूर रहेंगी, तुम भी उसके साथ रहते हो, तुम पर भी माँ की कृपा होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, ये सब समझो बात। मेरे लिए तो ये
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की बात हुई। हाँ, तो मैंने सोचा था रूम अच्छा हो जाएगा, यहां तो परिस्थितियां और विकट हो गई। फिर मेरे हालात को देखकर वो बोले, एक काम आप कर सकते हो, छत में जो कमरा है वो मैं आपको दे देता हूं, अकेले वहां रहो। हाँ, कमरा थोड़ा छोटा है और जो कि छत वाला कमरा है, थोड़ी गर्मी होगी, मगर किराया यहां से कम ही दे देना। अब मरता क्या ना करता, यहां रहता तो मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाती। तो ये सोचकर मैं ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गया, मगर वहां कोई सुख नहीं था। एक तो कमरा छोटा, ऊपर से एस्बेस्टस का, गर्माता भी बहुत था, साथ ही चूहों और मकड़ियों का बड़ा आतंक था। मगर किया क्या जा सकता था, अब पढ़ना तो था यहीं रहकर। हालांकि इसके साथ साथ मैंने दूसरे कमरे की तलाश भी जारी रखी। तब तक कॉलेज में सीनियर्स के साथ थोड़े अच्छे संबंध भी बन गए थे, तो उनसे हॉस्टल में रूम दिलाने की भी बात कही, मगर फर्स्ट सेमेस्टर काफी आगे निकल चुका था, इसलिए हॉस्टल में रूम मिलना थोड़ा मुश्किल था। धीरे धीरे परिस्थितियां आगे बढ़ती रही, मैं वहीं रहकर पढ़ता रहा, मगर राम शंकर की हालत कुछ ठीक न हुई। धीरे धीरे उसने कॉलेज आना ही बंद कर दिया, मगर पता नहीं घर पर उसने क्या जादू चलाया था कि घर वालों के मनी ऑर्डर उसे रेगुलर आते रहा, और यहाँ पे वो रहकर अपनी तंत्र की खोज जारी रखा। जहां तक राम शंकर से आखिरी मुलाकात थी, तो मेरी एक बुक उसके पास रह गई थी। तो परीक्षा के समय के करीब मैं उससे बुक लेने गया था उसके कमरे में, वहीं उससे आखिरी मुलाकात हुई। फिर पता चला उसने एग्जाम भी नहीं दिया उस साल। मैं फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करके अगले सेमेस्टर की तैयारी करने लगा। एक दिन पता चला राम शंकर शहर छोड़कर कामाख्या की ओर प्रस्थान कर गया है तंत्र की शिक्षा प्राप्त करने। फिर उससे संपर्क न रहा। कॉलेज में भी उसके बारे में काफी हंसी मजाक होता था। हालांकि जो भी था, मेरा एक समय का रूममेट था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कभी कभी लोगों को इस बात के लिए मना भी कर देता था, मगर लोग मुझी पर हंस पड़ते थे कि मैं उसके साथ कैसे रहता था। इसलिए मैंने भी अब इन बातों का प्रतिकार करना छोड़ दिया। भाई, अपनी हंसी कौन उड़वाए, यही सोचकर। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थर्ड सेमेस्टर में जब मैं पहुंचा, तो एक दिन कॉलेज से काफी थका हारा लौटा। लौटते ही साथ कमरे में जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरा शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और दिमाग का पारा हाई हो गया। उस समय गर्मी भी तेज पड़ी थी और इस कमरे में वैसे भी गर्मी होती थी। मकान मालिक से बात हुई थी, उसने कहा था वो कमरा साफ सफाई करके नीचे मुझे ले आएगा, मगर अभी तक उसने कोई काम नहीं किया था। इस वजह से भी थोड़ा दिमाग खराब था। जैसे ही मैं कमरे में एंटर हुआ, मैंने बिस्तर के ऊपर एक बड़े से काले मकड़े को देखा। मेरा दिमाग घूम गया। ऐसे ही चूहों और मकड़ियों से मैं परेशान था, फिर इतनी बड़ी मकड़ी। डिस्कवरी चैनल वगैरह में देख रखा था, ये ऐसी मकड़ी जहरीली भी होती है। तुरंत ही पास ही पड़े बैट से उस मकड़ी पर एक जोरदार प्रहार किया। प्रहार बिल्कुल सही पड़ा। मकड़ी की जो हालत होनी थी वो आप समझ सकते हैं। अब इतनी बड़ी मकड़ी घर में कैसे आई, ये बात मकान मालिक से मुझे पूछना तो चाहिए था, मगर इस बात को ज्यादा तूल न देते हुए मैंने मकड़ी की लाश को उठाकर घर के बाहर की तरफ फेंक दिया। मगर बाहर जाने के बजाय वो मकान मालिक के आंगन के अंतिम छोर पर मेन गेट के पास जाकर गिर गया।
उस रात मौसम में अचानक बदलाव सा आ गया था। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई थी। दिन भर की जो गर्मी की हालत थी उससे अच्छा ही लग रहा था, मगर मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगने लगा। अचानक ही मेरी पास की खिड़की पर ऐसा लगा जैसे कोई ठकठका रहा है। मैं एक पल को चौंक उठा था, मगर फिर ध्यान में आया कि खिड़की के उस तरफ दो बड़े बड़े पेड़ हैं और जिस तरह से तेज हवाएं चल रही है, हो सकता है उस पेड़ की डंगाल खिड़की को बार बार छू रही हो। इसी से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ठकठका रहा है। मैं एक पल को अपनी इस मूर्खता पर हंस पड़ा और फिर पढ़ाई में मन देने की कोशिश करने लगा। तभी लोड शेडिंग से लाइट चली गई। कमरे में एक बड़ी सी चिमनी जलाकर मैं पढ़ ही रहा था कि अचानक उस खिड़की की तरफ नजर जाते ही साथ मेरी जैसे सांस थमने को आ गई। उस खिड़की में एक बड़ा सा पैर था। सामान्य बड़ा बोले तो बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, जैसे 5-1 फुट का हो, और उस पैर में बहुत सारे बाल थे, जैसे एक मकड़ी का पैर हो। मैं एक पल को चौंक पड़ा था। बहुत सारी मकड़ियां, चूहे मैंने इस कमरे में रहते हुए मारे हैं, कहीं उन्हीं में से किसी की आत्मा तो तभी याद आई शाम को मारे हुए इस बड़ी से मकड़ी की बात। मेरा दिल जैसे कांप उठा। एक पल को ऐसा लगा कहीं ये आंधी पानी सिर्फ मेरे कमरे तक ही तो सीमित नहीं है। आज अनजाने में ही जिस जीव की मैंने हत्या की है, कहीं वो जीव काफी देर तक खिड़की पर वो पैर दिखने के बाद अचानक ही गायब हो गया। और जैसा कि सामान्य सोच होती है, मैंने भी अपनी सोच को यही बना ली कि शायद चिमनी की रोशनी में मैंने कुछ भूल देखा। शायद वो पैर नहीं, बाहर के पेड़ की कोई डंगाली थी जिसकी परछाई ने मुझे भ्रमित कर दिया। खैर, उस रात मैं सो गया, मगर सवेरे बहुत जल्दी ही मुझे उठना पड़ा। इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी मेरी, क्योंकि बाहर काफी शोरगुल था। बिस्तर से निकलकर बनियाइन और बरमूडा पहने हुए बिखरे बाल लेकर ही मैं छत के किनारे आ गया। मकान मालिक के गेट के थोड़े से बाहर लोगों का हुजूम था। पुलिस भी आई हुई थी। मैं चौंक पड़ा। ये क्या हो गया? मैं उसी हाल में तुरंत ही सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगा कि अचानक मकान मालिक की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे सुनो, तुम उधर मत जाओ, देख नहीं पाओगे तुम। मगर हुआ क्या? पता नहीं भाई क्या कैसे हो जाता है। तुम्हारा पुराना रूममेट रामशंकर, उसकी लाश पड़ी है उधर। क्या? हाँ, रात में शायद किसी ने उसे मार दिया। अब वो यहां आ रहा था कि यहां से गुजर रहा था, पता नहीं, मगर रामशंकर तो कामाख्या चला गया था। हाँ वही तो, समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे उधर जाने से मना क्यों कर रहे थे? अरे क्या बताऊं, किसी ने उसका सिर इतनी बुरी तरह से कुचल दिया है कि भाई देखा नहीं जाता। अब तुम्हारा पुराना रूममेट है, इसलिए मैंने कहा तुम ना देखो तो ही अच्छा है। वो तो उसके हाथों में गोदना गोदाया हुआ था, उसी से पता चला कि रामशंकर है। मैं आश्चर्यचकित रह गया। समझ नहीं आया कि आखिर
हुआ क्या और कैसे? रामशंकर अचानक यहां और उसकी हत्या। आगे जो मेरे मस्तिष्क ने माना उसके अनुसार कल रात शायद मुझ पर कोई और विपत्ति आई थी, उस परछाई के रूप में, और रामशंकर शायद कल ही हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा था। इसे विधि का दैव विधान कहें कि कल ही उसे आना था, और चूंकि वो थोड़ा बहुत तंत्र विद्या में प्रवीण था, शायद उसने मेरे ऊपर आई मुसीबत अपने ऊपर ले ली और उस मुसीबत से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। मेरे रूममेट ने अपनी जान देकर मेरी दोस्ती का ऋण चुकाया। आगे मैंने अपने जीवन भर यही बात मानी। पुलिस आई, काफी खोजबीन हुई, थोड़ा बहुत तकलीफ मकान मालिक और मुझे भी हुई, मगर धीरे धीरे मामला सलट गया। अब मैं 5वें सेमेस्टर में पहुंच गया था। कॉलेज में भी अब रामशंकर के बारे में बातें होनी बंद ही हो गई थी। किसने उसे मारा, इस बात का पता भी पुलिस नहीं लगा पाई थी। मैं भी पढ़ाई में व्यस्त होकर परीक्षाओं की तैयारी करके एक अच्छा इंजीनियर बनने ही जा रहा था। मन में आज भी बात होती थी कि शायद उस रात मुझ पर आई मुसीबत रामशंकर ने अपने ऊपर ले ली। लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये भी दिखावा बताया कि शायद उस रात कुछ हुआ ही ना हो, रामशंकर का कोई दुश्मन, तांत्रिक वगैरह, उसी के साथ कुछ हुआ हो, उसकी हत्या हो गई हो। उस रात खिड़की पर दिखा वो पैर ना हो, पेड़ की टहनी हो, और आंधी पानी की वजह से सब दिखा हो। एक सामान्य मनुष्य तो यही सोचेगा और यही सोचना उचित भी है, ताकि अपनी जिंदगी को हम सामान्य रूप से जी सके। मगर मेरी मान्यता पूरी तरह से बदल गई और एक अलग ही सिद्धांत मेरे सामने आया। आज लगता है रामशंकर से वापस लाई हुई बुक को मुझे नहीं देखना चाहिए था। उस दिन रामशंकर से बुक वापस लाने के बाद पढ़कर मैंने उसे रख दिया था और काफी समय तक उसका कोई प्रयोग ना था। मगर 5th सेमेस्टर में उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखकर मैंने वो बुक दोबारा निकाली पढ़ने के लिए, और अचानक उस बुक में एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था और नीचे हिंदी में लिखा था, काया पलट मंत्र, मंत्र प्रभाव अवधि 6 घंटे। पहले पहल तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मगर फिर अचानक ध्यान आया, कागज पर लिखाई रामशंकर की ही थी। मैं उसकी लिखाई को अच्छे से पहचानता था और तभी मुझे याद आई बात जो एक बार रामशंकर ने कही थी कि वो कायाकल्प तंत्र साधना में लीन है और इसी तंत्र को अच्छे से सीखने के लिए ही वो कामाख्या की तरफ प्रस्थान किया था। तो बिल्कुल वही बात मेरे दिमाग में भी आई जो आप इस वक्त सोच रहे हैं। समझ तो आप गई हैं, मगर फिर भी मैं जरा खुलकर बता देता हूं जो मुझे समझ में आई। कायाकल्प मंत्र में सफल होने के पश्चात रामशंकर मुझसे मिलने आया था और मुझे
आश्चर्यचकित कर देने के लिए उस शाम उसने मकड़ी का रूप धरा था। 6 घंटे तक वो उसी रूप में रहने वाला था कि मैंने अनजाने में ही उसकी हत्या कर दी और उसके उस मकड़ी शरीर को फेंक दिया आंगन में। रात में तेज बारिश और हवा के चलते उसका वो मृत शरीर आंगन से फेंकाकर रास्ते में चला गया और 6 घंटे बाद वो अपने वास्तविक रूप में आ गया। सिर बुरी तरह कुचला हुआ, मगर उस रात वो विकराल रूप लेकर मुझसे बदला लेने आया था, मगर बदला बिना लिए क्यों चला गया, इस बात की व्याख्या मेरे पास नहीं है।